there is a novel we are studying nowadays. The name of this novel is Joseph Andrew, which was written for the reaction to give a reaction to Pamela by Richardson. We have discussed in detail about this. So today we'll be discussing about humor in Joseph Andrew. It's an assignment, and today we'll cover it. And it is for specially for US course, University of Sargodha. Once again, I tell you, this novel is specially for US course, University of Sargodha. And this is for both US एंड PU दोनों के स्टूडेंट जो हैं इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के कोर्स में मौजूद है। लेकिन ये स्पेशली किस कोर्स के लिए? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के कोर्स में। एनी हो, आप इसको पढ़ेंगे तो विक्टोरियन नावलिस्ट जो हैं वो आपके कोर्स में है डेफिनेटली, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। यानी ये भी एक विक्टोरियन नावलिस्ट है, तो हम इसको पढ़ेंगे। जोसेफ एंड्रयू जो है ये एक यानी क्लासिकल राइटर है, जबकि इसके बाद जो हम देखते हैं ये विक्टोरियन है, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उसकी एज के से भी कुछ लर्न कर लेंगे। लेकिन ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस वाला राइटर है, ये विक्टोरियन राइटर्स, विक्टोरियन सोसाइटी को बताती है, और ये क्लासिकल एज का राइटर है। जब रीज़न, लॉजिक, स्टार पे बात हो रही थी, मैंने आपको पूरी वो कम्युनिटी का बताया था, जिसमें ड्राइडन था, अलेक्जेंडर पोप था, जॉनसन था, ठीक है, और ये भी हेनरी फील्डिंग था, और उसके अलावा रिचर्डसन था। 18वीं सेंचुरी में नावल आया है, तो ये 18वीं सेंचुरी के लोग हैं, ये हेनरी फील्डिंग को। सो लेट्स सी। जेन ऑस्टन के जो 6 नावल जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। उसमें है प्राइड एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, नॉर्थएंगर एबी एंड परसुएशन। उसके बाद ऑस्टन क्रिएटेड द कॉमेडी ऑफ द मैनर ऑफ मिडिल क्लास, यानी ये मैनर की कॉमेडी बताती है। मिडिल क्लास किस तरह से फॉलीज करते हैं, क्या उनकी फॉलीज हैं, वो बड़ा डिटेल बताती है। ये उनकी फॉलीज को जानती थी और इसने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया था, तो ये उनको बड़ा अच्छी तरह बताती है। तो जेन ऑस्टन जो है वो 1775 में पैदा हुई हैं इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, हैम्पशायर एक प्लेस है इंग्लैंड की, वहाँ पे, और डाइड 18 जुलाई 1870 मैनचेस्टर में, इनके हैम्पशायर में इसकी डेथ हुई है। इंग्लिश राइटर है who first give the novel its distinctly modern character through her treatment of ordinary। कहते हैं कि इसकी जो वर्ड है बड़ी लिमिटेड है। जेन ऑस्टन जो है उसने घर में ही तालीम हासिल की, ठीक है। फादर जो था वो एक प्रीस्ट था, मदर जो थी उसने इसको एजुकेट किया घर में, फादर और मदर ने। अंकल जो था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मास्टर था। तो इस तरह इसने बहुत सारा नॉलेज जो है वो घर से हासिल किया। इसके प्रोमिनेंट जो इसके नावल हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में इसने लिखा है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 1813 में लिखा है। मैन्सफील्ड पार्क जो है वो 1814 में लिखा है। एम्मा जो है वो 1815 में लिखा है। इन दीज एंड द परसुएशंस एंड नॉर्थ एंगर एबी published together posthumously on 1870। And what is the meaning of posthumously? Posthumously का मतलब होता है after the death of the writer। जब कोई चीज़ राइटर की डेथ के बाद लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पोस्ट्यूमसली। ठीक है। शी विविडली डिपिक्टेड English middle class life during the early 19th century। Her novel defined the era's novel of manners। ज़्यादा वो किस पे लिखती? कॉमेडी ऑफ मैनर करती, कॉमेडी ऑफ मैनर, और इसमें उसने मिडिल क्लास को टारगेट बनाया।
इसका स्नैपशॉट ले लें, ये आपके बहुत काम आएगा. दीज आर द करेक्टर्स आई हैव prepared it myself. Today we are going to discuss character list of the Pride and Prejudice. We have already discussed, of course we will discuss, but no, I just want to reinforce the point. So there are some points I want to just reinforce. सबसे पहले है एलिजाबेथ बेनेट. अच्छा, वहाँ एक ख़ानदान है जो लॉन्ग बॉर्न एक प्लेस है, वहाँ पे रहता है. लॉन्ग बॉर्न प्लेस है, वहाँ पे एक ख़ानदान रहता है, उसका नाम है इंग्लैंड के अंदर, उसने एक प्लेस बताई है, मिस्टर और मिसेस बेनेट. यानी मिस्टर बेनेट का ये ख़ानदान है, उसकी वाइफ का नाम है मिसेस बेनेट. ठीक है, उसके ऊपर इसने प्ले लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस. जो इसकी जिसका प्रोटैगनिस्ट है इस पूरे नावल का, और जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है वो फिट्स विलियम डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट है. एलिजाबेथ बेनेट जो है वो बेटी है, यानी जेन जो है वो जेन बेनेट जो है सबसे बड़ी है, एलिजाबेथ बेनेट जो है वो दूसरे नंबर पे है. यानी एलिजाबेथ बेनेट 5 बेटी हैं इसकी: जेन बेनेट, मैरी बेनेट, किटी बेनेट, लिडिया बेनेट. ये जो लिडिया है ये एक बड़ी सेक्सुअल और एनिमल स्पिरिट है. इसको कहा जाता है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, शी इज़ वेरी सेक्सुअल और बड़ी पैशनेट ये लड़की है. यानी बड़ी पैशनेट है, बड़ी जज्बाती है और बड़ी सेक्सुअल है. अब ये 5 बेटी हैं, 1 2 3 4 5. इसमें से एलिजाबेथ और जैन का जो रोल है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, और लास्ट में लिडिया का है. ये 3 कैरेक्टर बड़े वाइब्रेंट हैं इसके अंदर, यानी ये ज़्यादा डिस्कस होते हैं. देखिएगा, एलिजाबेथ बेनेट जो है वो एक बड़ी इंटेलेक्चुअल, और ये माउथ पीस है हमारे राइटर का, जिसका नाम है जेन ऑस्टन का माउथ पीस है. माउथ पीस है. किस तरह से? वो कहती है अगर शादी होनी चाहिए, अगर शादी हो तो उसमें क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, लव हो, हार्मनी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को जाने बंदा, और उसके बाद शादी होनी चाहिए. मैरिज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द पर्सनल नीड, should not be based on the sexual need, should not be based on attraction, should not be based on money, should not be based on needs. Once it is based on all these things, this is bad kind of marriage. उसने आइडियल मैरिज और बैड जो मैरिज है उन दोनों को वाज़े तरह से एक यानी क्लियर मैनर के साथ उसने डिफाइन किया अपने नावल में. आपको बताएगी कौन सा पेयर जो है वो आइडियलाइज्ड है, आपको बताएगी कौन सा पेयर जो है वो लेस आइडियलाइज्ड है. आइडियलाइज्ड पेयर जो है वो बेस्ड ऑन हार्मोनी होगा, म्यूचुअल हार्मोनी होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, लव होगा, अफेक्शन होगा, रिस्पेक्ट होगा, ऑनर होगा. इस बेस पे जो रिश्ता बनेगा वो क्या होगा, वो एक अच्छा रिश्ता है, आइडियलाइज्ड है, लवेबल है, गुड है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखता है. बट ऑन द अदर हैंड वी गॉट अ रिलेशन लाइक Charlotte Lucas and Mr. Colin. They had a relation on the basis of their need. Charlotte Lucas need a home, and economically she is weak and she want to adjust herself. And the same way Mr. Colin, he want to be adjusted as a priest, rector, and one of the Lady Catherine de Bourgh. In her state, he want to be adjusted as a priest. She offers that if once you get married, you will be offered as a priest job in my state. तो for that he needs a kind of marriage. तो ये जाता है सीधा मिस्टर बेनेट के पास. मिस्टर बेनेट जो है वो नेफ्यू है, मिस्टर बेनेट का नेफ्यू है मिस्टर कॉलिन. मिस्टर बेनेट की कोई भी बेटा नहीं है, यानी उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका वारिस अल्टीमेटली किसने बनना है, मिस्टर कॉलिन ने. तो वहाँ पे विक्टोरियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया गया कि क्या सिस्टम था, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था, इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जितनी आजकल है फीमेल को. कि आपके सामने देखिए उसकी 5 बेटियां हैं, लेकिन उसके पूरा जो उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से उनको हिस्सा नहीं मिलेगा उन बेटियों को. अच्छा, इसमें से इसकी 5 बेटियां हैं, ये पूरा ख़ानदान है, आप समझ लें मिस्टर और मिसेस बेनेट का, और इसकी 5 बेटियां हैं एलिजाबेथ, जेन बेनेट और मैरी बेनेट, किटी और लिडिया.
ये दोनों मैंने बताया कि गुड हैं और इनका करेक्टर भी अच्छा है। एलिजाबेथ बेनेट जो है, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड शी वांट्स दैट इफ देयर इज अ मैरिज इट शुड बी बेस्ड ऑन लव, हार्मोनी, अफेक्शन, इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल harmony and understanding. But on the other hand, we get a lot of other pairs. They are not based on the love, harmony, understanding and like that. And what are the pairs? इन पेयर्स को डिस्कस करना वो पूछ भी लेता है कि कौन सी आइडलाइज्ड मैरिज है आपके यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस के में अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टन, व्हाट इज द आइडलाइज्ड मैरिज। तो आप उसमें एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी फिट्स विलियम डार्सी का जो पेयर है वो आइडलाइज है, बेस्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल हार्मनी। दूसरा जेन बेनेट जो है और बिंगले का, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी होती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती है कि ऐसा रिलेशन जो बेस्ड ऑन अफेक्शन ना हो, लव ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, म्यूचुअल हार्मोनी ना हो आपस में, वो कहती है मैरिज का फ़ायदा नहीं है, वो टूट जाती है जल्दी। तो इसमें हमने देखा जो लिडिया है ये विक्रम के साथ, जो विक्रम नामी एक वहाँ पे मिलिट्री मैन है, इसके साथ दौड़ जाती है, अलॉपमेंट कर लेती है यानी भाग जाती है। तो ये शादी को वो बिल्कुल डिसलाइक करती है, ये बर्बादी का बायस बनती है और ये डिफेम का बायस बनती है पूरे खानदान के लिए। लेट्स सी सम कैरेक्टर एंड आफ्टर दैट वी मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट जो है, एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर जिसको कहते हैं लॉन्गबॉर्न नामी एक प्लेस है, वहाँ पे रहते हैं। इस प्लेस के पास एक आदमी आया है रहने के लिए और बड़ा रिच मैन है जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले। लॉन्गबॉर्न एक प्लेस है जहाँ यानी मिस्टर और मिसेस बेनेट रहती हैं। इनके पड़ोस में एक अरिस्टोक्रेटिक, एक नवाब टाइप, एक रिच मैन रहने आया है अपनी दो बहनों के साथ और एक दोस्त डार्सी के साथ। उसकी दो बहनें उसके साथ हैं, एक का नाम है कैरोलिन बिंगले, दूसरी का नाम है मिसेस हर्स्ट, HURST, हर्स्ट मीन कि उसके हस्बैंड का नाम है। तो मिसेस हर्स्ट और मिस कैरोलिन ये दो उसकी सिस्टर हैं जो कि अरिस्टोक्रेटिक हैं और वो इस जो लॉन्गबॉर्न एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे रहने आए। जैसे ही मिस्टर और मिसेस बेनेट को पता चलता है तो मिसेस बेनेट जो है वो पागल हो जाती है और वो दीवानों की तरह बातें करने लगती है। वो बड़ी चीप लेडी है और बहुत इस तरह की बातें करती है जैसे आम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल औरतें होती हैं, कोई खूबसूरत लड़का मिल जाए या कोई अच्छे घर का तो सोचने लग जाती है, ख्वाब देखने लग जाती है कि मेरी एक बेटी के साथ इसकी शादी हो जाए। तो जैसे ही उसने उसके बारे में सुना, अरिस्टोक्रेटी या नवाब है और ये रहने आया है, तो वो ख्वाब देखने लग जाती है, मेरी 5 बेटियों से एक बेटी की इसके साथ शादी हो जानी चाहिए। वो एक डांस पार्टी में मुलाकात करते हैं और वहाँ पे मिस्टर और मिसेस बेनेट जो हैं इनको भी इनवाइट किया जाता है, उसकी 5 बेटियाँ भी जाती हैं। वहाँ पे ये डांस कर रहे होते हैं सारे, मतलब ये एक पार्टी में इनकी मुलाकात होती है, ये 5 बेटियाँ भी जाती हैं और मिसेस बेनेट भी जाती है उसमें और वो बड़ी चीप सी बातें करती है। वहाँ पे चार्ल्स बिंगले भी मौजूद है और ये डार्सी भी मौजूद है। अब ये सारी लड़कियों के साथ डांस करता है, जैसे अंग्रेज़ जो है उनका कल्चर है, वो जब वाइन पीते हैं तो वो साथ डांस करते हैं फीमेल के साथ। यानी वहाँ पे ये कल्चर्ड औरत और एक कल्चर्ड मैन की निशानी है, एक मैन की, कि वो डांस करे, वो गाए, वो साथ नाचे और साथ वो ड्रिंक करे, ये उनका कल्चर है। अब ये तो सबके साथ, चार्ल्स बिंगले इसके साथ भी डांस करता है, सबके साथ डांस करता है और सबसे ज़्यादा डांस जो है वो जेन बेनेट के साथ करता है। जेन बेनेट जो है उसे बड़ी पसंद आती है, इसके साथ ये बड़ी हॉट है, ये बड़ी खूबसूरत है, ये बड़ी ब्यूटीफुल है, ये इसको पसंद आ गई। अब मिसेस बेनेट जो है बड़ी खुश हो रही है कि मेरी बेटी जो है उसने पसंद कर ली है। फिट्स विलियम जो डार्सी है, इसको वो कहता है कि तुम भी तो किसी के साथ डांस वांस करो। चार्ल्स बिंगले कहता है कि तुम ऐसे परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें भी चाहिए, इतनी लड़कियां आई हुई हो, किसी के साथ डांस करो। तो वो आगे से कहता है कि वो उनके बारे में कहता है, एक रिमार्क्स देता है इसके साथ जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। वो कहता है कि तुम ऐसा करो, इतनी लड़की हैं, चलो तुम एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो, ये भी तो अच्छी है। अब वो कहता है, ये इसको रिमार्क्स देता है, कहता है शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट मी। ये इतनी हॉट, ये इतनी खूबसूरत और हैंडसम एनफ नहीं है कि मेरे जैसे डार्सी नवाब को ये
अट्रैक्ट कर ले, और जैसे ही उसने ये सुना तो वो आग बगोला हो गई प्रिजुडिस के साथ। यहाँ इसी को उसने नाम दिया प्रिजुडिस, यानी ये किस में आ जाती है, जैसे ये डार्सी को सुनती है तो ये आ जाती है प्रिजुडिस में, ये किस में इन्वॉल्व हो जाती है, प्रिजुडिस में। और डार्सी किस में इन्वॉल्व होता है, प्राइड में। यानी ये पहले ही प्राइड जो होता है तो उसके प्राइड को इंजर करता है, तो वो प्रिजुडिस में चली जाती है। और ये जो है ये प्राइड में है, और ये अपने प्राइड में कहता है कि शी इज नॉट हैंडसम एनफ एंड शी इज अ मिडिल क्लास लेडी एंड मिडिल क्लास गर्ल्स दे कांट अट्रैक्ट मी, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। और उनकी उसकी मदर जो है वो भी चीप हरकत कर रही थी, वो इस चीज़ों को पसंद नहीं करता था, वो क्वाइट सीरियस मैन था और एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जबकि हमने देखा कि जो चार्ल्स बिंगले है वो बड़ा एक यानी गुड मैनर्ड और जेन के साथ बड़ा अट्रैक्ट करता है उसको, और वो उसको अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं। अब होता यूं है कि जेन की जो मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर होती हैं वो इनवाइट करती हैं जेन बेनेट को अपने घर में। ये इनके घर चली जाती है चार्ल्स बिंगले के, और यहाँ आके ये बीमार हो जाती है और यहाँ पे रहना शुरू कर देती है कि चले वो बीमार है तो उसकी जो सिस्टर है वो कहती है ये यहाँ पे ही रह ले। अब ये जैसे ही यहाँ पे मतलब इसके घर स्टे करती है, यहाँ पे बीमार हो जाती है, यहाँ पे डार्सी का आना जाना भी शुरू हो जाता है। एलिजाबेथ जो है इसकी तीमारदारी के लिए यहाँ पे जाती है अपनी सिस्टर के पास, तो वहाँ डार्सी जो है, डार्सी को एलिजाबेथ जो है पसंद आती है। अब डार्सी इसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। डार्सी जो है वो उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो उसे कहती है कि ये कोई अच्छा सीरियस इंसान नहीं है, ही इज़ अ प्राउडी पर्सन। वो उसके करीब होने की कोशिश करता है, वो उसको दूर करती है और उसे लाइक नहीं कर रही उसके प्राउड की वजह से। लेकिन लेटर वो जानेगी कि ये जो प्राउडी शख्स है ये बड़ा सीरियस और क्वाइट गुड मैन है, यानी ये सीरियस तो है लेकिन ही इज़ अ गुड पर्सन। लेकिन ये लेटर जानेगी, ये अभी उसके करीब नहीं आ रही, मतलब ये दूसरे को इंट्रैक्शन ये करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये इससे दूर जा रही है। अब होता यूँ है कि जब वो जेन जो है वो ठीक हो जाती है, ये वापस चले जाते हैं, तो वहाँ पे अब एक और करैक्टर जो है इंट्रोड्यूस होता है, मिस्टर विकम। ये एक मिलिट्री मैन है, और ये मिलिट्री मैन जो है ये बड़ा एक विलन करैक्टर है। अब इसने सबसे पहले कोशिश की, इसका जो फादर था वो डार्सी की एस्टेट, मतलब उसका ही सर्वेंट था उसके फादर का। इसने इसकी जो छोटी सिस्टर है डार्सी की, इसको बहला लिया, सड्यूस किया और इसको भगाने की कोशिश की और यानी जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश की। अब ये मिलता है एलिजाबेथ से और इसका जहन ख़राब और कर देता है, कहता है कि ये जो डार्सी है ना ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने मुझे एक यानी शेयर मिलना था प्रॉपर्टी से, इसने मुझे लेने नहीं दिया। अब ये उसका जहन बना देता है कि डार्सी जो बड़ा प्राउडी भी है और बड़ा जालिम शख्स है, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था। अब ये एलिजाबेथ को और ख़िलाफ़ कर देता है इसके, ये और इसके ख़िलाफ़ हो जाती है कि डार्सी जो है वो बहुत ही बुरा शख्स है। अब जो जॉर्ज विकम है ये इसका एलिजाबेथ के घर आना जाना शुरू हो गया। ये क्या करता है, इसकी छोटी जो सिस्टर है लिडिया, जो कि एक एनिमल स्पिरिट है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेता है और उसको अपने जाल में फांस लेता है। अब दूसरी तरफ पे अब एक और करैक्टर जो है मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है मिस्टर कॉलन। मिस्टर कॉलन जो है वो भतीजा है मिस्टर बेनेट का और इसकी जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला है, क्योंकि ये सारी इसकी बेटियाँ हैं, कोई भी बेटा नहीं है। अब ये जो आया है इसको ज़रूरत, इसको लेडी कैथराइन डी बॉग ने ये कहा है कि तुम ऐसा करो, शादी कर लो, तुम्हें मैं अपनी स्टेट में तुम्हारा प्रीस्ट रख लेती हूँ, यहाँ पे रेक्टर बन जाना, यहाँ पे प्रीस्ट बन जाना, तुम्हें मैं चर्च में ओहदा ले दूंगी। अब ये अक्सर इसकी तारीफें करता रहता है इस एरिस्टोक्रेटिक लेडी की, और ये आंटी है किसकी, डार्सी की। ये डार्सी की आंट भी है, ये बड़ी अमीर है और इसने इसको मतलब ये कहा है कि तुम इस तरह करो, शादी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रीस्ट रख लूँगी। अब ये दौड़ता हुआ आया है मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के, उसे कहने लगा कि मुझे शादी करनी है, आपकी किसी बेटी से शादी करनी है, मेरी शादी करवाएं। वो कहती है जेन जो है वो तो बिंगले के साथ एडजस्ट है, तुम एलिजाबेथ को ट्राई करो। एलिजाबेथ को ये ट्राई करता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो उसे शादी नहीं करेगी। मिस्टर और मिसेस बेनेट भी उसको फोर्स करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी जो बेस्ड ऑन म्यूचुअल हार्मोनी, इंटेलेक्चुअल हार्मोनी और वो इंट्रैक्शन बेस्ड ना हो, उसको लाइक नहीं करती, वो उससे शादी नहीं करेगी।
मिस्टर कॉलन जो है, इसकी एक दोस्त होती है एलिजाबेथ की, उसका नाम है शार्लट लूकस। ये शार्लट लूकस को फिर अप्रोच करता है क्योंकि इसे शादी की ज़रूरत है, उससे भी घर की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरतमंद है और ये भी ज़रूरतमंद है। और ये क्या करता है, शार्लट लूकस को अप्रोच करता है और ये शार्लट लूकस से शादी कर लेता है। शार्लट लूकस कौन सी है, ये वाली। ये शार्लट लूकस को अप्रोच करता है और ये इससे शादी कर लेता है और इसको घर चाहिए और इसको शादी चाहिए क्योंकि ये इसे एक क्लर्जी की सीट मिलने वाली है एक लेडी कैथराइन की स्टेट के अंदर। तो इस तरह ये शादी इससे कर लेता है। उस शादी को हम क्या नाम देंगे, बेस्ड ऑन नीड है, नो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नीड। इन दोनों की शादी जो है वो बेस्ड ऑन नीड होती है। अब होता यूं है कि अब जो विलन है वो अपना किरदार अदा करेगा। मिस्टर और मिसेस गार्डिनर जो हैं, मिस्टर और मिसेस गार्डिनर जो हैं, ये एलिजाबेथ की आंट और अंकल हैं, ठीक है। ये इनके पास कुछ देर के लिए रहने आती है, तो यहाँ पे डार्सी का भी आना जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। डार्सी जब इनके पास आता जाता है तो डार्सी इनके साथ बड़ा मोहब्बत से और बड़ा वार्मली इनको वेलकम करता है और इनको बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। अब ये चीज़ थोड़ी थोड़ी उसको मुतासर करती जाती है कि डार्सी तो बहुत अच्छा इंसान है, किस तरह से ये पेश आ रहा है मेरे बड़ों के साथ। तो इस तरह हम देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब डार्सी और इन दोनों का, एलिजाबेथ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बढ़ती है। फिर वो उसको ख़त लिखता है। एलिजाबेथ और डार्सी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। एक तो वो जो विकम जो है वो क्रिएट करता है, और एक प्रॉब्लम ये होती है कि जेन की जो सिस्टर होती हैं, जो मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर हैं, वो पसंद नहीं करती जेन बेनेट को कि ये एरिस्टोक्रेटिक लेडी नहीं है, ये मिडिल क्लास की लड़की है, तो वो उसको पसंद नहीं करती। वो मिस्टर बिंगले को ले जाती हैं, मिस्टर बिंगले को दूर ले जाती हैं। तो इस वजह से वो कहती है कि शायद ये सब कुछ डार्सी की वजह से हुआ है। तो वो उसे ख़त लिखता है और अपनी क्लैरिफिकेशन देता है। मिस्टर डार्सी जो है वो क्लैरिफिकेशन देता है एलिजाबेथ को कि उसका कोई कसूर नहीं है, और वो उसकी मदर जो है वो कुछ इस तरह की यानी ट्रिवियल हरकत